हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड। काफ़ी टाइम का गैप हो गया है। एक बार हम फिर से कई दिनों बाद आपसे रूबरू हुए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, हमने पढ़ा था, हम अविकारी शब्द पढ़ने वाले हैं आज, और उससे पहले हम विकारी शब्द पढ़ चुके हैं। और विकारी शब्दों में हम हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और क्रिया, ये चारों टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी सीरीज में आगे चलते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा अविकारी शब्द। देखिए, हमने विकारी शब्दों में पढ़ा था कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं अविकारी की। तो विकारी का ऑपोजिट जो है वो हो गया है अविकारी। विकारी में काल, लिंग, वचन के कारण परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अविकारी में लिंग, वचन, काल और क्रिया की वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखना यह है कि अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, क्रिया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शुरू करते हैं। अविकारी शब्द, डेफिनेशन आपको समझ आई गई होगी कि अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी से हमने पढ़ा था, विकार का मतलब होता है विकार यानी परिवर्तन, और ये हो गया अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इनपे चाहे आप इनके लिंग बदल लेंगे, काल बदल देंगे, क्रिया बदल देंगे, तो भी ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनके ऊपर कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो अविकारी शब्द भी विकारी शब्दों की तरह चार ही होते हैं। जैसे हमने देखा था कि विकारी शब्द जो है वो चार थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ऐसे ही जो अविकारी शब्द है वो भी हमारे चार ही हैं। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद बात करें हम तो आ जाता है संबंध बोधक, इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर की तो समुच्चय बोधक, और नेक्स्ट हमारा बच जाता है और ये है विस्मयादि बोधक। ये चार टॉपिक हम पढ़ेंगे। बहुत बड़े बड़े से टॉपिक नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाले टॉपिक है जिन्हें हम बड़ी इजीली अपनी डेली के सेंटेंसेस में फाइंड कर सकते हैं इनको। वैसे तो सारी चीजें डेली सेंटेंसेस में यूज होती हैं, चाहे वो क्रिया हो, विशेषण हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, सभी कुछ हम बोलते हैं अपनी हमारे सेंटेंसेस में यूज होते हैं। बस एक बार उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। अगर एक बार हमें उन चीजों के बारे में पता चल जाए तो उसके बाद फिर हमें उन्हें समझने में या उन्हें पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होती। सिंपल सा उदाहरण डेली लाइफ की उससे ले तो अगर किसी व्यक्ति को हम एक बार देख लेते हैं, उससे हमने उसका नाम पूछ लिया, उससे एक बार बात कर ली, तो कभी दोबारा भी अगर वो व्यक्ति हमें मिलता है इजीली हम पहचान जाते हैं। हाँ, अगर बहुत लंबा टाइम हो गया हो तो थोड़ा सा रिकॉल हमें करना पड़ता है कि हाँ कहीं देखा है, और फिर थोड़ी सी औपचारिकता के बाद हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये बंदा हमें वहां मिला था। तो सेम चीजें यहाँ पर भी होती हैं कि चीजों को अगर हम लंबे टाइम तक रिकॉल नहीं करते हैं, उन्हें एक बार रिवाइज नहीं करते हैं,
तो वो हमारी जो है अचेतन मन में चली जाती है और फिर उन्हें जरूरत होती है कि एक बार हम रिवाइज कर ले। तो बीच बीच में हम इन चीजों को रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि हम इन चीजों को भूले नहीं। और इसी कड़ी में अगला जो हमारा है क्रिया विशेषण। तो आज का जो टॉपिक है पहला उठाते हैं हम, क्रिया विशेषण ही उठाते हैं और क्रिया विशेषण के बारे में बात करते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो जैसा कि अभी हम क्रिया विशेषण को ना पढ़ के एक बारी सिर्फ विशेषण के बारे में बात कर लेते हैं कि विशेषण हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। उसके बाद हम क्रिया विशेषण पर आएंगे तो क्रिया विशेषण ज्यादा अच्छे से हमें समझ आएगा। तो विशेषण हमने पढ़ा था कि विशेषण जो है वो वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण तो हमें समझ में आ गया कि वे शब्द जो किसी भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसकी विशेषता जो बताने वाले शब्द हैं वही विशेषण होते हैं। अब इस विशेषण के आगे शब्द जुड़ गया हमारा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण नाम से ही पता चल रहा है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। देखिए विशेषण में विशेषता बता रहे थे हमें किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है, या तो संज्ञा की बताएंगे या फिर सर्वनाम की बताएंगे। और जो क्रिया विशेषण है इसमें विशेषता तो बताएंगे लेकिन किसकी बताएंगे, यहाँ पर बताई जाएगी विशेषता क्रिया की। अब क्रिया की विशेषता जो है वो 4 तरीके से बताई जाती है कि क्रिया जो है वो कहाँ हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, ठीक है, और क्रिया कब हो रही है। तो ये 4 मैं प्रश्न यहाँ पर लिख रही हूँ जिनसे हम क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन भेदों के नाम न बताकर पहले मैं वे क्वेश्चन वर्ड आपको बता रही हूँ जिनसे हम क्रिया विशेषण कितने होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम 4 प्रश्नों से क्रिया विशेषण ढूंढ सकते हैं। एक तो कब, दूसरा कहाँ, कितनी और चौथा कैसे। ये 4 विशेषताएं क्रिया की हमें पता चलेंगी और उससे हमें हमारा क्रिया विशेषण मिल जाएगा। अब ये 4 विशेषताएं कैसे हैं और इनसे कौन कौन सी क्रिया विशेषण जो है कौन सा भेद बन रहा है। तो बात करते हैं पहला कब। जब हम कब पूछते हैं तो इसका मतलब हम क्या पूछ रहे हैं, समय पूछ रहे हैं या काल पूछ रहे हैं कि क्रिया कब हो रही है, ठीक है। तो जब कब प्रश्न पूछा जाता है तो हम समय और काल की बात कर रहे हैं, अर्थात एक तो क्रिया विशेषण का भेद हो गया कालवाचक, अर्थात इसमें यह बताया जाएगा कि क्रिया जो है वो कब हो रही है। दूसरा प्रश्न है कहाँ, अर्थात वेयर, कहाँ पर क्रिया हो रही है, क्रिया की जगह यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये जगह के लिए जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो होता है हमारा कहाँ। और कहाँ जब जगह के लिए पूछ रहा है इसका मतलब ये वाली हो गई हमारी स्थानवाचक, ये क्रिया हो गई हमारी स्थानवाचक। देखिए बहुत इजी है समझना। जब समय के लिए हम पूछ रहे हैं कि क्रिया कब हो रही है तो कालवाचक, क्रिया कहाँ हो रही है वो हो गई हमारी स्थानवाचक। अच्छा अगली बात कर लेते हैं कितनी, क्रिया कितनी हो रही है। तो कितनी यानी हम उसके परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं, उसके नाप तोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी परिमाणवाचक। और क्रिया कैसे हो रही है, अर्थात यहाँ पर क्रिया के तरीके के बारे में बात की जा रही है, क्रिया की रीति के बारे में बात की जा रही है। रीति को ही हम कहते हैं तरीका। तो जब क्रिया कैसे हो रही है अर्थात उसके तरीके के बारे में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए हमारे पास इन्हीं प्रश्नों से 4 नए नाम निकल कर आ गए और यही 4 जो नए नाम हमारे पास निकल कर आए ये हमारे क्रिया विशेषण के भेद हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा
क्रिया विशेषण जो है उसके 4 भेद होते हैं, और वो 4 भेद हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि किस तरह से हमने उन्हें प्रश्न के पूछकर प्रश्न के तरीके से हमने इन क्रिया विशेषणों को फाइंड किया। तो पहला क्रिया विशेषण का जो भेद है वो हो गया हमारा कालवाचक। अब हम इनके बारे में एक एक करके फिर से रिवाइज भी कर लेंगे और डिटेल से इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो हमने पहला देखा कालवाचक। काल का मतलब मैंने अभी बताया आपको, प्रश्न पूछेंगे कि क्रिया कब हुई, तो कब का उत्तर ही तो हमें काल में आएगा। जैसे आज, अभी, कल, परसों, इनके साथ जब इस तरह के शब्दों के साथ जब क्रिया जुड़ जाती है तो ये क्रिया विशेषण बन जाएगा हमारा कालवाचक। जैसे आज जाऊंगा, अभी जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। तो देखिए जाऊंगा जो है वो हमारी क्रिया है, और क्रिया के साथ हमने काल संबंधी जितने भी शब्द यूज किए वो सारे हमारे हो गए इसकी विशेषता बताने वाले शब्द कि कब जाऊंगा तो आज जाऊंगा, कब जाऊंगा कल जाऊंगा, कब आएंगे तो परसों आएंगे। इस तरीके से ये हो गया हमारा कालवाचक। तो क्रिया विशेषण बहुत मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है, इजी सा टॉपिक है। सिर्फ हमें 4 प्रश्न याद रखने हैं, कब, कहाँ, कैसे और कितना। इनसे ही हमारे चारों क्रिया विशेषण जो है वो पूरे हो जाते हैं। दूसरे क्रिया विशेषण की बात कर लेते हैं, और दूसरा क्रिया विशेषण है हमारा स्थानवाचक, अर्थात क्रिया जो है वो कहाँ पर हो रही है। कहाँ जब पूछा जाएगा तो वो प्रश्न हमारा किसके लिए होगा, स्थान के लिए होगा। जैसे ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, इस तरह के जो शब्द होंगे वो हमारी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, वो स्थान को, जगह को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये बताएंगे, और इनके साथ जब हम क्रिया लगा देंगे तो फिर ये बन जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बैठो एक क्रिया है, बैठो के साथ हम इन सब शब्दों को यूज कर सकते हैं। कहाँ बैठो, ऊपर बैठो, कहाँ बैठो, नीचे बैठो, कहाँ बैठो, यहाँ बैठो, वहां बैठो, अंदर बैठो, बाहर बैठो, ठीक है, आगे बैठो, पीछे बैठो। तो इस तरीके से हम किसी भी क्रिया के साथ जब कहाँ संबंधी प्रश्न जो है वो पूछकर उत्तर मिल रहा है, अर्थात वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला जो है वो है हमारा तीसरा भेद, और तीसरा भेद जो है वो है कितना या कितनी से प्रश्न पूछा जाएगा, और इससे जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हमने ये सर्वनाम में भी हमें पढ़ा था, हमने विशेषण में भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कि उसमें नापतोल जो है वो बताई जाती है, और यहाँ पर भी हम जो है क्रिया कितनी हो रही है उसका नापतोल जो है इसमें पता चलेगा। तो ये हो जाएगी कम, ज्यादा, अधिक, बहुत। इस तरह की जो शब्द हैं वो शब्द क्रिया के साथ लग जाएंगे, और ये विशेषता बन जाएगी किसकी, क्रिया की। तो जैसे बोलो क्रिया ले लेते हैं, तो इसके साथ जब हम ये शब्द लगाएंगे तो बन जाएगा कम बोलो, ज्यादा बोलो, अधिक बोलो, बहुत बोलो, ठीक है। इस तरीके से ये हमें क्रिया की कितनी क्रिया हो रही है इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गए हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
अगली क्रिया विशेषण की बात करते हैं। तो चौथा और अंतिम जो क्रिया विशेषण का भेद है वो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रीति का मतलब देखिए, मैंने पहले ही बताया कि रीति का मतलब होता है तरीका, वे ऑफ द वर्क, किस तरीके से हम काम करते हैं, वो तरीका जो है वही क्या कहलाता है, हमारा रीति कहलाता है। तो इसका जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है कैसे, अर्थात काम जो है वो कैसे हो रहा है। जैसे धीरे धीरे, जरा, जरा तो थोड़ा का आंसर हो गया, जरा, धीरे धीरे, होले होले, आहिस्ता आहिस्ता, अचानक, लगातार, इस तरह के जो शब्द हैं इनके साथ अगर कोई क्रिया लग रही है तो वो हो जाएंगे हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है वो किसी भी कार्य को कैसे किया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लेती हूँ, उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण में ले लेती हूँ चलना। चलना क्रिया है और चलना के साथ हम ये अगर लगाएं तो जैसे धीरे धीरे चलना, होले होले चलना, अचानक आना या अचानक गिरना, ठीक है, लगातार बोलना। इस तरीके से ये जो है क्रिया किस तरीके से हो रही है, ये क्रिया की हमें तरीका बता रहा है, रीति बता रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक बार से फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं चारों क्रिया विशेषणों का, ताकि आप सबको बहुत अच्छे से ये याद हो जाए यहीं पर। तो 4 क्रिया विशेषण हमने देखे। पहला क्रिया विशेषण हमने देखा कालवाचक क्रिया कब हो रही है ये बताएगा। दूसरा हमने देखा स्थानवाचक क्रिया कहाँ हो रही है ये हमें बताएगा। तीसरे की बात करें तो परिमाणवाचक क्रिया कितनी होगी या कितनी हो रही है ये हमें बताएगा। तो कितना और कितनी का आंसर जब मिलेगा तो वो हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक। और चौथा और अंतिम है रीतिवाचक, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि क्रिया जो है वो कैसे हो रही है। तो सिर्फ हमें नाम और नाम के साथ ही 4 प्रश्न याद रखने हैं और इनके साथ ही हमारा जो क्रिया विशेषण का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण में हमें इतना ही जो है पढ़ना था। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाकी के बचे हुए जो 3 क्रिया विशेषण हैं, जिनमें से एक तो बच जाता है हमारा विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। और तीसरा बच जाता है समुच्चय बोधक। ये पढ़ेंगे हम हमारी अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं कुछ उदाहरण भी आपको इनके दूंगी ताकि आप जो है एक बार इनको रिवीजन कर लें और आपको समझ आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू।